हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर इंडियन पॉलिटी और फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस हैं और रेगुलर चल रही है। उसके साथ हम आज एक नई जो कोर्स है या नया कोर्स है या नई सीरीज बोल सकते हैं आप, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। वो है दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दोस्तों, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि ये इसमें इस सीरीज के अंदर एक जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आईआईटी जेईई और नीट के, तो इन दोनों को फोकस करके भी हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इस सीरीज में से आपको आईआईटी जेईई और नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको क्वालिफाई करने में हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक मोटो है इस सीरीज को करने का कि आपको जो साइंस है, साइंस के कॉन्सेप्ट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आते हैं, दूसरा आईआईटी जेईई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 11th की फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आता है दोस्तों वो आता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार, हिंदी में आप इसको बोलेंगे भौतिक संसार। ठीक है, भौतिक संसार। तो 11th की फिजिक्स पढ़ने से पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि 11th से पहले आपने 6th 7th 8th 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ, तो वो सारी जो साइंस थी उसके अंदर वो सारी मिक्सअप थी। जो फिजिक्स के टॉपिक भी मिक्स थे, बायोलॉजी के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे। यहाँ पर 11th में आके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में हम उनकी स्टडी करते हैं। अब वहां पर आपके पास साइंस के साथ सोशल साइंसेस भी होती है। सोशल साइंसेस में जैसे पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, हिस्ट्री आती है, तो वो भी एक मतलब साइंस का ही पार्ट है। वो किस प्रकार, देखो जैसे साइंस है, साइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? साइंस का मतलब होता है, हिंदी में आप देखेंगे तो विज्ञान। ठीक है, विज्ञान बोलते हैं, संस्कृत से लिया गया सब वैसे तो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नवीनतम ज्ञान यानी नया ज्ञान, नवीनतम ज्ञान। तो साइंस का सब्जेक्ट है वो आपको नए ज्ञान से परिचित करवाए। सोशल साइंसेस के अंदर क्या है दोस्तों? जो सामाजिक स्तर से या सामाजिकता से जुड़ा हुआ जो जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान है, उसको बोलते हैं सामाजिक ज्ञान। ये जो चीज है जो हम फिलहाल पढ़ने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन नेचुरल साइंसेस, ठीक है, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी हुई जो जो विज्ञान है उसको बोलते हैं नेचुरल साइंसेस। और जो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सोशल साइंसेस। ठीक, तो साइंस का मतलब होता है दोस्तों नवीनतम ज्ञान। अब साइंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसको समझना जरूरी है। साइंस में सबसे पहले क्या है दोस्तों? साइंस में सबसे पहले किसी चीज को पढ़ना है तो उसकी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस की जाती है, हाइपोथेसिस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस फिर जर्नलाइजेशन। अब ये क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, उस चीज के बारे में एक कल्पना बनाएंगे कि ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो इस सिद्धांत से प्रूव होगी यानी सिद्ध होगी, या फिर इस सिद्धांत से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों? उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जाता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट से जो जो आउटकम आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उस एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं,
उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उस ऑब्जर्व डाटा का क्या आता है, एनालिसिस करते हैं। ठीक, एनालिसिस करते हैं उसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, उसकी इक्वेशन बनाना हो गया, या फिर और कोई क्वालिटेटिव डाटा है निकालना है, तो वो सारी चीजें किससे आती है, एनालिसिस से आती है। इसके बाद आता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उस ज्ञान का जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिला है या फिर उस नॉलेज का हम सामान्यीकरण। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि उस चीज को यूज करके हम उस चीज को दूसरी चीजों के अंदर कैसे यूज करेंगे। यानी मान लिया एक ग्लास, ठीक है, या फिर ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके बारे में पता चल गया, तो उस चीज का हम दूसरी चीजों के अंदर यूज कैसे करेंगे। जैसे फ्री फॉल बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसकी मैकेनिक्स को समझने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैसे यूज होगा, तो उस चीज को बोलते हैं जर्नलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण। जिस चीज का आपको पता है उसको इस तरह से डेवलप करना कि वो दूसरी चीजों में भी हेल्प कर सके। ठीक, तो ये सारी चीज एक प्रोसेस है साइंस को करने का। और साइंस को आपको पता है कि बहुत वास्ट एरिया, यानी एक विस्तृत क्षेत्र है साइंस के अंदर बहुत सारे विभाग आते हैं, यानी डिपार्टमेंट आते हैं। तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस यानी प्राकृतिक विज्ञान जब आप बात करते हैं, तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नेचुरल साइंसेस के अंदर 3 सब्जेक्ट माने जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स की जब कॉमन सी डेफिनेशन है वो देखी जाती है तो ये बोला जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो प्राकृतिक चीजों और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, भौतिक विज्ञान बोला जाता है। यानी इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ने का दोस्तों 2 भागों में बांटी गई थी। फिजिक्स बांटी गई थी, पहली बात जो पार्ट आप बोल सकते हैं वो बोलते हैं मैक्रोस्कोप, या फिर इसके जो स्कोप है, आप स्कोप की बात करें 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर वो अरेंजमेंट आती है, तो वो सिस्टम आते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक, अब मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें आप देखेंगे तो मैकेनिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती है दोस्तों, वो आती है मैक्रोस्कोपिक के अंदर। ये सारी चीजें हैं वो एक सिस्टम की तरह है, एक सिस्टम के रूप में बिहेव करने वाली वो चीजें हैं जिनका साइज बड़ा होता है, यानी बल्क की स्टडी होती है। बल्क मतलब एक बड़ा पार्ट, उसकी स्टडी होती है इसके अंदर। मैकेनिक्स के अंदर आता है रिजिड बॉडी आती है आपका, कोई आप किसी चीज का मोशन देखते हैं, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आते हैं। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की स्टडी है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस, वो भी किसका, एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं होती, वहाँ बात होती है सिस्टम की बात, पूरे सिस्टम की बात होती है। इंटरनल एनर्जी, एनेट्रोपी, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस, हीट ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें आती हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस, उसके अंदर आप पढ़ते हैं फ्राडे लॉ और इस चीज की स्टडीज हैं, जैसे मैग्नेटिक नीडल वाली और मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, उसके लिए आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। फिर आती है ऑप्टिक्स की बात। ऑप्टिक्स में आप
जनरली जो पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में लाइट वेव का प्रोपोगेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, यहाँ तक जो पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो टॉपिक हैं वो 11th में खासकर पढ़े जाते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रोपोगेशन जैसी चीजें आती हैं, ठीक है। अब बात आती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोपिक में दोस्तों वो टॉपिक आते हैं या वो सब्जेक्ट आते हैं जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल से जुड़े हुए हैं, जैसे एटॉमिक फिजिक्स होगी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई है माइक्रोस्कोपिक से, यानी इसका जो लेवल है वो ऐसा है जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, यानी माइक्रोस्कोप से जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, छोटी चीजें जिनका एटॉमिक सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल होता है, ऐसे जो भी फिनोमिना है वो उसकी स्टडी को किसके अंदर आती है, वो आती है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है दोस्तों। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स है उसकी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। फिजिक्स की जो स्टडी है उसकी रेंज बहुत बड़ी है। अब इसमें माइक्रोस्कोपिक में आप देखेंगे तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लेंथ में आप इसका वेरिएशन देखेंगे, लेंथ के अंदर आप वेरिएशन देखेंगे तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻, आप बात कीजिए 26 की, 10⁻26 तक बात कीजिए, या फिर 10⁻27 28। तो ये चीजें हैं जो लेंथ के अंदर वेरिएशन, लेंथ के अंदर वेरिएशन देखो क्यों, इलेक्ट्रॉन का साइज है वो इस ऑर्डर का होता है 10⁻14। और सेलेस्टियल बॉडीज की जब आप दूरी मापते हैं, यानी किसी स्टार की दूरी मापते हैं पृथ्वी से, यानी अर्थ से किसी भी स्टार प्लेनेट, ठीक है, या फिर किसी भी आप बोल सकते हैं गैलेक्सी की दूरी मापते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर 10⁻26 का ऑर्डर होता है, मतलब इतनी दूर होती है। तो जो फिजिक्स से जो आप रेंज है जिसके अंदर आप माप सकते हो 10⁻14 से लेकर 10⁻26, यानी आप इसकी वेरिएशन देखो कितने तक है। 10⁻14 मीटर की रेंज है ये, 10⁻14 मीटर की रेंज तक आप स्टडी कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर जो जो फिनोमिना हो रहे हैं या फिर जो जो घटनाएं हो रही हैं, नेचुरल फिनोमिना है, तो उन चीजों को आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब टाइम का वेरिएशन देखेंगे आप, या अब वेरिएशन का क्या मतलब है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि लेंथ के वेरिएशन से आप क्या समझ सकते हैं कि इस ऑर्डर की जो लेंथ है ना 10⁻14 और 10⁻26 ऑर्डर की जो लेंथ है, इनके बीच की जो लेंथ है उनको आप आसानी से माप सकते हैं फिलहाल तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। अब टाइम की वेरिएशन में आप देखेंगे तो टाइम, इसको हम इससे डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वो हो गया 10⁻−22 मीटर to लेकर 10⁻28, यानी इतने कम टाइम से लेकर इतने ज्यादा, सॉरी टाइम तो सेकंड आएगा, मीटर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइम को हम माप सकते हैं, जो हमारे पास फिलहाल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस टाइम को हम माप सकते हैं आसानी से, यानी किसी भी जो फिजिकल प्रोसेस है या फिजिकल फिनोमिना है उसका जो टाइम पीरियड है उसको हम इस रेंज के अंदर है तो उसको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर लाइट किस टाइम पीरियड के अंदर से पास होगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर से मान लिया पास होती है लाइट, तो किस टाइम पीरियड के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर पास हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं वो हम, मतलब आप देख सकते हैं टाइम की रेंज कहाँ तक है, 10⁻22 सेकंड से लेकर 10⁻18 से। अब बात आती है, अब मास यानी कितना मास है उसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक। मास की जब आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का हमने मास 10⁻−30 kg से लेकर 10⁻22 kg तक की जब बात आती है ना, तो उसको हम आसानी से
क्या किया है कि इस रेंज के अंदर जो मासेस हैं उनको बढ़ा गया है। अब इसको जब बोलते हैं 10 पावर 22, ये मास उस चीज का माना गया है जितनी गैलेक्सी को हम एक्सप्लोर कर पाए, यानी जितनी गैलेक्सी जितने ब्रह्मांड को हम खोज पाए हैं ना, उसका वेट क्या है 10 पावर 22 kg। और ये चीज क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन का वेट, यानी इस रेंज के अंदर जो जो वेट लाई करेंगे उन चीजों को माप सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज को हमने माप लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो रेंज की बात आती है कि इतना जो वाइड एरिया है, लेंथ के रिस्पेक्ट में आप देखें, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें या फिर मास के रिस्पेक्ट में देखें, तो इस चीज को हम मेजर कर पाए, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी। हिस्ट्री में जब आप जाते हैं क्या देखते हैं, अब वो और कोई क्या सोचता है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं पर्सनली इस चीज को मानता हूँ, पहले की जो साइंस थी, पहले की जो हमारी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो इतनी ज़्यादा डेवलप थी कि उसको साइंस का अच्छा खासा नॉलेज थी, ठीक है, उसको साइंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। अब देखो जब बात आती है, बोल देते हैं कि पुष्पक विमान था राम ने निकाला, तो ऐसा सुनने में आता है, तो हो सकता है क्यों नहीं होगा, अगर साइंस उस टाइम इतनी डेवलप हो कि उसके पास विमान हो सकता है, तो आज के टाइम क्यों नहीं, आज के टाइम जो विमान है तो उस टाइम क्यों नहीं हो सकता है कि उस टाइम साइंस ज़्यादा डेवलप हो और किसी ना किसी कारण वो बाद में डिक्लाइन होती चली गई, ठीक। अब बात आती है राम सेतु। राम सेतु क्या है दोस्तों, राम सेतु है जो कन्याकुमारी से जो रामेश्वरम के बीच में जो एक, या फिर आप बोले लंका के बीच में जो पुल बनाया था ना भगवान श्री राम ने, तो उसको राम सेतु बोलते हैं। तो ऐसी चीजें आज के टाइम में संभव हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम भी संभव हो, हाँ, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं है। इस चीज के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि ये साइंस है, इसको माइथोलॉजी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हो सकता है कि उस टाइम साइंस इतनी डेवलप हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों के बारे में वैसे तो ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है नहीं, बाकी हो सकता है कि ऐसी चीजें हों। दूसरा क्या होता है कि दूसरा आप देखते हैं कि जैसे हम रामायण महाभारत देखते हैं, आंखें बंद करके क्या किया, आ गया हाथी, सॉरी हाथ में तीर, या फिर आपका धनुष आ गया, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंस डेवलप हो सकती है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है नहीं, तो ज़्यादा हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते। अब बात आती है जब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर सी.वी. रमन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की इन्होंने मतलब रेडियो एक्टिविटी के बारे में काम किया था। दूसरा और भी जैसे जे.सी. सामान है, तो इन सारे ये जो साइंटिस्ट हैं उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है साइंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब साइंस के अंदर और साइंटिस्ट की जिनकी बात करते हैं, इंडियन से अगर आप बात करते हैं रदरफोर्ड, आइंस्टीन की, न्यूटन की, तो ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मैरी क्यूरी है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका अच्छा खासा योगदान है। तो साइंस की हिस्ट्री है वो भी एक अलग आप टॉपिक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वाइड एरिया है, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन, एक किस्म से आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं 11th क्लास की जो हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास तो यही तक रखी है, अगली जो क्लास होगी वो होगी नेचर ऑफ फोर्सेस की, यानी जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और दूसरे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो उन चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड एग्जाम हैं, उनके अंदर भी हेल्प करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हो गए आपके, या फिर आप मान लीजिए IIT JEE और नीट, इस लेवल को हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे,
कि IIT JEE और नीट का जो लेवल है उसके लेवल को हम मेंटेन करेंगे क्लास के अंदर, पूरी कोशिश करेंगे। आप जो सुझाव देंगे उसको भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम तक रखते हैं। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 11th क्लास में पढ़ते हैं या फिर जो भी साइंस का मतलब जिसको एक इंटरेस्ट है, जो रुचि रखता है साइंस के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे इसका फायदा पहुँच सके। और अगर आप ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे क्लास के अंदर, आप ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे तो हम और ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।